गांव के शासन के बाद में आज हम अध्ययन करेंगे आगे का भूमि प्रबंध। राजस्व, कर तथा भूमि व्यवस्था में विभिन्न राज्यों में अलग अलग थी, परंतु फिर भी अनेक रूपों में इनमें साम्यता देखने को मिलती है। भूमि के विभागों में खालसा, हवाला, जागीर, भोम आदि प्रमुख थे। खालसा भूमि राजस्व के लिए दीवान के निजी प्रबंध में होती थी। हवाला जमीन की देखरेख हवलदार करते थे। जागीर के भागों का सीधा संबंधी जागीरदार करता था और धर्मार्थ भूमि शासन भूमि होती थी, जिसकी उपज का भाग मंदिर, मठ, चारण, ब्राह्मण आदि को पुण्यार्थ दिया जाता था। भोग की भूमि भूमियों के लिए निश्चित थी, जो राज्य की कई प्रकार से सेवा करते थे। इस तरह भूमि का जो विभाजन है, वो भूमि के विभाजन का अलग अलग स्तर जो है वो हमें देखने को मिलता है, और अलग अलग स्तर के साथ ही उनके साथ में जो मैनेजमेंट है, वो मैनेजमेंट के नियम भी अलग अलग थे। भूमि की उपज के भाग को वसूल करने के अनेक ढंग प्रचलित थे। उपज का 1/3 या 1/4 भाग प्रायः राजकीय भाग के रूप में लिया जाता था, जिसे कर कहा जा सकता है। भूमि का स्वामित्व खेती करने वालों का होता था। सरकार उन्हें पट्टे देती थी। जागीरदार भी अपने अधिकार क्षेत्र में काश्तकारों को पट्टे दिया करते थे। ऐसी भूमि को सरकारी रजिस्टर में दर्ज किया जाता था, जिसे आम भाषा में दाखिला कहा जाता था। दाखिला की भूमि पर उसके खेती करने वाले का नाम अंकित होता था और उस पर उसका अधिकार माना जाता था। सरकारी आय के साधनों में राजस्व के अतिरिक्त कई कर होते थे, जो अलग अलग पेशों पर लगते थे, अलग अलग व्यवसाय पर थे, और व्यक्ति पर ये विशेष अवसरों पर कर लिए जाते थे। हवाला बहियों में इन करों का विस्तृत विवरण मिलता है। इन करों के कारण ही भू राजस्व के अलावा उस समय शासन को आय होती थी, और ये आय ही राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत थी, जो विभिन्न करों के रूप में थी, और भूमि कर जो है उसका एक सशक्त साधन था। न्याय व्यवस्था। जिनेश्वर कथाकोश से इस काल के अपराधों और दंड नीति का पता चलता है। साधारण से अपराधों के लिए कठोर दंड देने की प्रथा थी। न्याय की व्यवस्था फरियाद करने पर होती थी। छोटी अदालतों में मामलों की जांच पड़ताल होती थी। धर्माधिकारी न्याय का उच्च अधिकारी होता था। मुख्य न्यायाधीश के रूप में इस पद को स्वीकार किया जा सकता है, जिसका नाम धर्माधिकारी होता था। न्याय का अंतिम सोपान स्वयं शासक होता था। उसके पास सर्वाधिकार सुरक्षित थे, और सबसे अंतिम जो निर्णय है वह शासक का स्वीकार किया जाता था। वह अपने ढंग से अपराधों का औचित्य तथा अनुचित्य देखता था और उसके बाद में अंतिम निर्णय देता था। यदि उसे न्याय संबंधी शंका होती थी तो वह उस विषयों के पंडितों, धर्मशास्त्रियों, जानकारों की सम्मति लेकर न्याय करता था। न्याय व्यवस्था के लिए विवेक तथा परिस्थिति का अध्ययन मुख्य रूप से प्रचलित थे। जहां लोकाचार और धर्मशास्त्र में विरोध उत्पन्न हो जाता था, ऐसी स्थिति में धर्मशास्त्र के निर्णय को ही माना जाता था और धर्मशास्त्र निर्णय को प्रभावित करता था। न्याय नियम रीति रिवाज से अधिक महत्वपूर्ण माने जाते थे। कुछ अपराधों के लिए कारावास की भी व्यवस्था थी। कारावासों की हालत नरकीय थी। साधारणतया चोरी डकैती का भय नहीं था। राज्यों को आतंक से बचाने के लिए कठोर दंड की व्यवस्था थी। कठोर दंड व्यवस्था का हेतु था जन कल्याण और अपराधों में कमी करना। कठोर दंड की व्यवस्था के कारण यह देखा गया कि उस समय अपराधों में काफी कमी थी। कठोर दंड व्यवस्था जन कल्याण का एक मुख्य साधन भी थी। दंड में अंग भंग करना, शुल्क लगाना, मुद्रा वसूली करना, जांच, यातना, कारावास, मृत्युदंड, देश निकाला आदि सम्मिलित थे। न्यायाधीशों के लिए निष्पक्ष होना तथा हिंदू शास्त्रों तथा रीति रिवाजों से परिचित होना आवश्यक था। उस समय वकील जैसे कोई भी पद हमें समाज में देखने को नहीं मिलते हैं। स्वयं
अपराधी व्यक्ति को ही अपनी बात सीधे कहने का और उसके लिए कोई तार्किक विचार करने का अधिकार था। सैन्य संगठन के 3 उद्देश्य थे कि बाह्य आक्रमणों से रक्षा करना, आंतरिक सुरक्षा देना और राज्य विस्तार की महत्वाकांक्षा को पूर्ण करना। मध्य युग में हाथी, घोड़े, रथ, ऊंट आदि अनेक सैनिक संगठन के मुख्य अंग हुआ करते थे। चतुरंगिनी सेना जिसके नाम से पुकारा जाता है, और लड़ने के साधनों में धनुष, बाण, तलवार, बर्छा, भाला, ढाल, गदा आदि मुख्य थे। सामान्य सैनिकों को कोई वर्दी नहीं होती थी। सैनिक प्रतिष्ठा प्राप्त योद्धा तथा उच्च पदाधिकारी विशेष वेशभूषा पहनते थे तथा सहयोगियों के साथ हाथी या रथ पर बैठकर लड़ते थे। उस काल में सतत युद्ध की स्थिति बनी रहती थी, अतः प्रत्येक स्वस्थ व्यक्ति युद्ध में जाने को उद्यत रहता था। मुगलों के प्रभाव में आने के बाद में अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग भी बदलने लगा। इनमें प्रमुख था बारूद का प्रयोग। बारूद के आविष्कार के बाद में हम देखते हैं कि बाबर के साथ में ही जो बारूद का प्रवेश युद्धों में हुआ है भारत में। बारूद इनमें प्रमुख थे बारूद, तोप, बंदूक, छोटी तलवारें, लोहे का टोप, अंगरक्षक आदि ये साधन के रूप में काम आने लगे। पैदल सेना की जगह घुड़सवार सेना का प्रयोग बढ़ गया। सेना का नेतृत्व राजा करता था, परंतु अलग अलग भाग की व्यवस्था तथा देखरेख अलग अलग अधिकार थे, जैसे कि हरावल, चंदावल और वाम पार्श्व, दक्षिण पार्श्व, इस तरह का जो विभाजन, और केंद्रीय सेना और रिजर्व फोर्स, इस तरह के जो अलग अलग विभाग हमें उस समय के मध्यकाल में सेना की स्थिति में देखने को मिलते हैं, जो कि थोड़े बहुत अंतर के साथ में, चाहे मुगलों की सेना हो, चाहे राजपूताना की सेना हो या अन्य प्रदेश की सेना हो, उसमें इस तरह के विभाग देखने को मिलते हैं। घोड़ों को दागने की प्रथा चल गई थी। दुर्गों में तोपें रक्षा के लिए लगानी होती थी। राजपूत सैन्य संगठन मुगलों के संगठन की तुलना में अनेक दृष्टियों से दुर्बल था। राजपूत सैनिक अधिक वीर, जोशीले एवं स्वामी भक्त हुआ करते थे, लेकिन प्रायः युद्ध में मुगल सेना के सामने टिक नहीं पाते थे। राजपूत सैन्य संगठन की कमजोरियों का विश्लेषण करते हुए कहा गया है कि आक्रमणों के अवसर पर राजस्थानी नरेश अपने सामंतों की कृपा पर निर्भर रहा करते थे। इनके सैनिक प्रधानतः अपने स्वामी के प्रति भक्ति रखते थे। ऐसी स्थिति में उनके नरेशों पर उनका सीधा प्रभाव या नियंत्रण नहीं था, और नरेशों के प्रति स्वामी भक्ति का अभाव देखने को मिलता है। ऐसी सेना पर उनका पूरा नियंत्रण न रहने के कारण न तो उनको ठीक से सैनिक शिक्षा मिल पाती थी और न ही उनके उचित ढंग के घोड़े और अस्त्र शस्त्र की अपेक्षा की जा सकती थी। अपने निजी अध्यक्ष के मरने पर या उनके लौटने पर ऐसे सभी सैनिक युद्ध स्थल से भाग जाते थे। समय पर वेतन न मिलने पर भी अनुशासनहीन होना उनके लिए स्वाभाविक था। वैसे तो मुगलों के अनुसार राजस्थानी नरेशों ने अपने अस्त्र शस्त्रों के प्रयोग में परिवर्तन कर लिया था, फिर भी उनके तोपची, तीरंदाज, बंदूकची ये इतने स्किल्ड नहीं होते थे, इतनी जानकारी उनको नहीं होती थी, इसलिए उन्हें निम्न कोटि का ही माना जाता था। इनके घुड़सवार कम होते थे, अतएव घुमाव पद्धति के युद्धों से वे मुगलों की तुलना में कमजोर पड़ते थे। राजपूत नरेशों ने नई सैनिक पद्धति के अनुसार अपनी सैनिक सुरक्षा की कुशलता बढ़ाई थी। राजपूत नरेश अपनी सीमा के विस्तार के लिए आपस में ही लड़ा झगड़ा करते थे और एक प्रतिस्पर्धा के कारण वे आपस में कमजोर हो जाया करते थे, जिससे इनकी आंतरिक शक्ति धीरे धीरे क्षीण होने लगी चली गई। और कालांतर में हम देखते हैं कि मुगलों के शासन के बाद में ब्रिटिश शासन का स्थापित हो जाना, और इसका प्रमाण है कि इनकी आपसी प्रतिस्पर्धा ने राजपूतों की शक्ति को कमजोर कर दिया, और ब्रिटिश शक्ति के सामने हमें तो ये प्रभावहीन से लगते हैं। राजस्थान की शासन व्यवस्था की कमजोरियों का विश्लेषण करते हुए कहा गया है कि शासन व्यवस्था में सबसे बड़ा दुर्गुण यह था कि इसकी सफलता राजाओं के व्यक्तित्व पर निर्भर करती थी। जब तक सुयोग्य शासक राज्यों में रह रहे, वहां तक उनका शासन, गतिविधियां और साम्राज्य ठीक ढंग से चलता रहा। परंतु जब निर्बल शासकों का शासन का बार आया, तब शासन सूत्र में ढिलाई आने लगी
और अव्यवस्था फैलने लगी। इस शासन में नौकरशाही के लिए निश्चित नियम न होने से उसके उचित हितों की रक्षा नहीं हो सकती थी। ऐसी स्थिति में मंत्रियों और विभागीय अधिकारियों को मनमानी करने का अच्छा अवसर मिल जाता था। कई पद पितृ परंपरागत चले जाते थे, जिससे शासन का स्तर गिरता चला जाता था तथा पक्षपात बढ़ने लगा था। इस तरह का प्रशासनिक स्तर पर जो एक कमजोरी हमें देखने को मिलती है, वो कमजोरी थी नौकरशाही की। और उस समय की नौकरशाही जागीरदारी कहलाती थी, जमींदारी कहलाती थी। उसके अधिकारी जागीरदार हुआ करते थे और जागीरदार अपने हित के लिए उनका शोषण, प्रजा का शोषण किया करते थे और उनके जो जागीरदारों के निर्णय पक्षपात पूर्ण हुआ करते थे। इस कारण से उस समय की प्रशासनिक व्यवस्था में कई तरह की मनमानियां हमें देखने को मिलती है। राजस्व का अधिकांश भाग या तो राज परिवार के पास या उच्च वर्ग के साथ पास ही पहुंचता था, जिससे उनका एक विलासमय जीवन हमें अधिक देखने को मिलता है। और सर्वाधिक खर्च उस समय का अगर किसी पे आता था तो वो राजा और जागीरदारों के विलासमय जीवन पर आता था। राज्य का अधिकांश आय का हिस्सा इन लोगों के भोग विलास पर खर्च होता था। यह एक आम बात थी। इस स्थिति का नीचे वाले वर्ग पर सदैव बुरा प्रभाव पड़ा। इस कारण से हम देखें कि जो सामाजिक एकता का जो विखंडन है वो हमें देखने को मिलता है। उस सामाजिक एकता के विखंडन का जो मूल कारण था कि एक वर्ग जो था वो तो जनता के पैसे के बल पर अपना ऐशो आराम का जीवन जी रहा था और दूसरी तरफ जनता, प्रजा उस अर्थ को कमाने के लिए एक अत्यधिक मेहनत के साथ में भी एक निम्न स्तरीय जीवन जीने को बाध्य होती थी और विरोध करने पर उन्हें सजा भी दी जाती थी, उन्हें अपराधी मान लिया जाता था। मध्यकालीन भूमि व्यवस्था में अधिकांश भूमि उच्च वर्ग के अधिकार में थी, अतः खेती करने वाला सदा घाटे में रहता था। उसे अपनी मेहनत का भी पूरा प्रतिदान मिलना संभव नहीं था। इन सब परिस्थितियों में उच्च वर्ग तथा निम्न वर्ग में एक बड़ी खाई बनती जा रही थी। और इसी प्रवृत्ति के कारण हम देखें कि जो एक समाज के अंदर जो है वो वर्ग की उत्पत्ति हुई और वर्ग की उत्पत्ति होने के बाद में अपने अधिकारों को लेकर के एक वर्ग संघर्ष की भावना हमें देखने को मिलती है। और ये वर्ग संघर्ष आगे जाकर के अनेक तरह के रूपों में प्रकट हुआ है। इसलिए हम देखें कि कई तरह के श्रमिक आंदोलन हुए हैं, कई तरह के किसान आंदोलन हुए हैं, कई तरह के भूमि और खेतिहरों के आंदोलन जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। और किसान आंदोलनों के कारण हम देखें कि हमेशा सत्ता कमजोर हुई है। और ये जो क्रम है, ये क्रम हमें ब्रिटिश काल तक देखने को मिलता है कि ब्रिटिश काल में भी अनेक ऐसे कृषक आंदोलन हुए हैं जिन आंदोलनों के कारण उनका दमन किया गया, लेकिन दमन के बावजूद भी जो है वो आंदोलन कालांतर में जाकर के सैनिक आंदोलन के रूप में हम देखें कि सैन्य आंदोलन भी हुए हैं, जिसको सैनिक क्रांति के रूप में कहा गया था। हालांकि कई इतिहासकारों ने उसे बगावत के रूप में देखा है, लेकिन अंग्रेज शासन के खिलाफ हम देखें तो इस तरह के कई सैनिक आंदोलन भी हमें देखने को मिलते हैं। और इन सभी का कारण जो था वो असमानता एवं शोषण की प्रवृत्ति थी। न्याय व्यवस्था में भी कई ऐसे दोष हैं जिनसे न्याय संतोषजनक नहीं कहा जा सकता था। अपराधों का पता लगाने की कोई व्यवस्था नहीं थी और दंड व्यवस्था बर्बरतापूर्ण थी। तो ये दंड व्यवस्था जो थी, इस दंड व्यवस्था में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि अपराधों का ठीक ठीक पता लगाया जा सके। अतः इस कारण से एक असंतोष बना रहता था। धार्मिक नीति उदार थी, इस कारण सभी जाति व धर्म के लोग सुख शांति से रहा करते थे। गांवों का शासन स्थानीय अधिकारियों के हाथों में था, अतः सामान्य जनजीवन सुखमय था। ग्रामीण व्यवस्था के विषय में कहा जाता है कि जो ग्रामीण व्यवस्था थी वो ग्रामीण व्यवस्था बड़ी संतोषजनक थी और गांवों के स्तर पर सभी लोग मिलजुल कर रहा करते थे और उनका एक संयुक्त स्वर जो है वो हमें देखने को मिलता है। वो कभी भी इस तरह का एक आइसोलेशन जो है वो सामाजिक व्यवस्थाओं में नहीं था, सामाजिक ग्रामीण शासन में हमें देखने को नहीं मिलता है। ग्रामीण व्यवस्था के अंतर्गत एक मिला जुला सम्मिलित रूप हमें देखने को मिलता है, जहाँ पर उनके
आपसी शेयरिंग जो थी वो शेयरिंग हमें देखने को मिलती है। इस तरह हम देखते हैं कि राजस्थान के की मध्ययुगीन जो शासन व्यवस्था है वह अनेक विशेषताओं से युक्त होते हुए भी अनेक कमजोरियों से भी युक्त थी, और इस कारण से प्रजा के साथ जो एक असंतोष की भावना हमें निरंतर देखने को मिलती है, और कालांतर में जाकर के ये वही जो भावनाएं हैं वह एक विद्रोह का रूप धारण कर लेती है। इसी कारण से तत्कालीन समय में और उसके बाद में अंग्रेजों के आने के समय में भी उनका प्रतिकार जो था वो प्रतिकार ठीक ढंग से नहीं हो पाया। प्रतिकार ठीक ढंग से न होने के कारण इन्हीं व्यवस्थाओं को माना जाता है। अगर ये व्यवस्थाएं, न्याय व्यवस्था, शासन व्यवस्था, कर वसूली की व्यवस्थाएं अगर ठीक ठीक ढंग से हुआ करती तो शायद हो सकता था कि उस समय मैं भारत के शासन की में एक एकता का सूत्र में देखने को मिलता। धन्यवाद।